नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है डिमांड, मांग। इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज की चौथी क्लास है और एक एक चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं, बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। और क्योंकि अभी जो वैकेंसी आने में काफ़ी समय है, कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए जो है बड़े विस्तार पूर्वक आराम से एक एक चीज को क्लियर करते हुए अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं मांग के नियम के बारे में। ठीक है, मांग का नियम, मांग के नियम की व्युत्पत्ति, मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद, और साथ ही साथ में जो संकुचन है, विस्तार है और जो शिफ्ट है, उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनता है, चाहे वो मांग के नियम की व्युत्पत्ति हो, चाहे वो मांग के नियम के लागू होने के कारण हो, या मांग के नियम के अपवाद हो। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो आज इस क्लास में इन सब के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मांग का नियम देखिए। मांग का नियम कहते किसे हैं? अन्य बातें समान रहने पर। अब यहाँ पर अन्य बातें कौन सी हैं? ये पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया था। अन्य बातें जैसे संबंधित वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की पसंद है, रुचि है, ये जो सभी बातें हैं, ठीक है, ये आएंगी अन्य बातें के अंतर्गत। ठीक है, तो अन्य बातें समान रहने पर, कीमत बढ़ने पर, ठीक है, मांग में कमी, और कीमत कम होने पर मांग में वृद्धि हो, तो वो कहलाता है मांग का नियम। यहाँ से वैसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता है, फिर भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, देखिए मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग में कमी और कीमत कम होने पर मांग में वृद्धि हो, तो वो मांग का नियम कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कोई भी एक्स वस्तु है, उसकी हमने कीमत ली है, प्राइस लिया है, और उसकी हमने इधर ली है डिमांड। ठीक है, तो ये कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 6 हो रही है, तो जो मांग है, मांग में गिरावट आ रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है, इधर कीमत बढ़ रही है, लेकिन मांग मात्रा जो है उसमें क्या आ रही है, उसमें कमी आ रही है। या इसका उल्टा भी, अगर कीमत घटेगी, ठीक है, कीमत अगर घटकर 6 से 4, 4 से 2 जाएगी, तो जो मात्रा है वो उसमें क्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें अगर डायग्राम के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर मांग मात्रा है और यहाँ पर कीमत है, और ये मांग वक्र है, मांग वक्र ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए प्रारंभिक कीमत P है, ओके, और मात्रा क्या है, Q है। अगर कीमत में होती है वृद्धि, ठीक है, कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होगी, OP से OP1 होगी। ठीक है, तो जो मात्रा है, ठीक है, मांग मात्रा है, मांग में क्या हो गई है, मांग में कमी हो गई है, कीमत बढ़ने पर मांग में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात होती, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे आगे मांग के नियम की व्युत्पत्ति। इसे हम 2 तरीके से देखेंगे। एक तो है सीमांत उपयोगिता नियम, ओके, और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इनमें जो मेन बातें हैं, आपने ये ध्यान रखना है, MU बराबर P, यानी कि सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए कीमत की। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत, यहाँ पर बात करेंगे एक वस्तु के संदर्भ में बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो 2 वस्तुओं के संदर्भ में हम बात करेंगे। ठीक है, आपने मेन ये ध्यान में रखना है, ये वैसे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपने ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनको। ठीक है, तो जब मैं बात करूँ सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत बात करूँ, तो यहाँ पर मैं केस फर्स्ट पहली स्थिति लूँ, तो जिसमें आप देख पा रहे होंगे जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो ज्यादा है कीमत से, वो ज्यादा है कीमत से। और दूसरी स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि जो सीमांत उपयोगिता है उससे कीमत ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है। ऐसे में उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता तब तक मांग करता रहेगा जब तक कि इन दोनों ही स्थितियों में ये वाली स्थिति उसकी ना आ जाए। पहली स्थिति में भी ये, ठीक है, तब तक मांग करता रहेगा जब तक कि उसकी जो कीमत है वो सीमांत उपयोगिता के बराबर ना हो जाए। ठीक है,
दूसरी स्थिति में भी, दूसरी कंडीशन में भी वो तब तक मांग करता रहेगा जब mu बराबर p ना हो जाए। ठीक है, ये सीमांत उपयोगिता नियम है। ज्यादा आपने इतना विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो एग्जाम में जो चीजें आती हैं वही अपने करेंगे। अब मैं बात करूं समसीमांत उपयोगिता नियम की, तो इसमें भी मैं दो स्थितियों की बात करूंगा। पहले बात करें केस फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर ये x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और ये x वस्तु की कीमत दोनों का अनुपात है। ठीक है, mu(x) बटा के px, दोनों क्या है, ये कीमत है x वस्तु की और ये सीमांत उपयोगिता है और ये इनका अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर आप पहली स्थिति देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, जो y वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, ठीक है, y वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है इसकी तुलना में जो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता है ये ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे उपभोक्ता तब तक मांग करता रहेगा जब तक कि ये स्थिति ना आ जाए। ठीक है, यानी कि जो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वो y वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर न हो जाए। ओके, अब बात करें अपने दूसरी स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर जो है y वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्यादा है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वो सेम ही बात लागू होगी। यहाँ पर भी उपभोक्ता तब तक मांग करता रहेगा जब तक कि ये वाली स्थिति ना आ जाए। ठीक है, ये वैसे थोड़ा बहुत मैंने बताया लेकिन आपने ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे मांग के नियम के लागू होने के कारण। मांग के नियम के लागू होने के कारण की बात करेंगे तो एक है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, फिर है प्रतिस्थापन प्रभाव, फिर है आय प्रभाव, फिर है कीमत प्रभाव। ओके, और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की। देखिए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। देखिए कोई उपभोक्ता है, वो कोई वस्तु खरीदता है, वो उस वस्तु को जैसे जैसे खरीदता जाता है, जैसे जैसे उसका उपयोग करता जाता है, ठीक है, तो उसके उत्तरोत्तर उपयोग करने से जो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कमी आने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। फॉर अपने एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लो वस्तु कोई भी वस्तु x है, ठीक है, कोई वस्तु x है और ये इस वस्तु की क्या है, सीमांत उपयोगिता है। ओके, जैसे जैसे उपभोक्ता इस वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता जाएगा, उपयोग करता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे जो सीमांत उपयोगिता है उसमें क्या होती जाएगी, उसमें कमी होती जाएगी। ठीक है, ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, यानी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास होगा, सीमांत उपयोगिता में कमी आएगी। ठीक है, ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, यानी कि विपरीत संबंध है। इसमें क्या है, विपरीत संबंध है। ओके, इसी प्रकार बात करें प्रतिस्थापन प्रभाव की, तो प्रतिस्थापन प्रभाव बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। कोई दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु सस्ती हो जाती है। तो जो वस्तु सस्ती हुई है वो उस महंगी वस्तु के स्थान पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वो कहलाएगा प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा आय प्रभाव की। अब आय प्रभाव फॉर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है, उसकी आय 100 रुपये है। आय कितनी है, 100 रुपये, और कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, तो कोई भी वस्तु x है, उसकी कीमत है 10 रुपये। कितनी है कीमत उसकी, 10 रुपये है। ठीक है, तो इस 100 रुपये आय पर जो इस x वस्तु की वो 10 इकाइयां खरीद पाता है। ठीक है, 10 रुपये कीमत है तो 100 से 10 इकाइयां वो खरीद पाता है। लेकिन कीमत में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, कीमत में परिवर्तन होने के कारण मान लीजिए कीमत जो घटकर 8 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8 रुपये हो जाती है। तो जो उपभोक्ता की जो आय है, वास्तविक आय है, उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। कैसे परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब उसकी जो है क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले वो 100 रुपये से 10 रुपये कीमत पर उस वस्तु की 10 इकाइयां खरीद पा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कीमत में परिवर्तन होने के कारण कीमत में कमी हो गई।
कीमत में कमी होगी तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है, जो उसकी क्रय शक्ति है, वो बढ़ गई, क्योंकि अब 8 रुपए कीमत पर वो 10 की जगह इससे ज्यादा उस वस्तु की इकाइयां खरीद सकता है। लगभग 12 या 13 जो है वो पहले 10 खरीद रहा था, अब वो कितनी खरीद सकता है, वो 12 या 13 इकाइयां खरीद सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो वो क्या कहलाएगा, आपकी आय प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, अब बात करें कीमत प्रभाव की, तो कीमत प्रभाव जो है वो जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव और जो आय प्रभाव है, इसके सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, कीमत प्रभाव कहा जाता है। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा नेक्स्ट मांग के नियम के अपवाद। ठीक है, मांग के नियम के अपवाद यानी कि जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो मांग के नियम के अपवाद की मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहला प्रतिष्ठा सूचक वस्तु या वेबलेन प्रभाव, नंबर 2 पर बैंगन प्रभाव, ठीक है, नंबर 3 पर द्रव प्रभाव स्नोव इफेक्ट, फिर 4 गिफिन वस्तु, फिर 5 पर सट्टा। ठीक है, ये जो सारी कंडीशंस हैं ये मांग के नियम के क्या है, अपवाद है, और यहाँ से जो है प्रश्न बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है या वेबलेन प्रभाव है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं इनको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मैं आगे एक अलग से वीडियो बनाकर जितने भी ये वेबलेन प्रभाव है, बैंड प्रभाव है, द्रव प्रभाव है, स्नो इफेक्ट है, विद डायग्राम के द्वारा इनको एक अलग से वीडियो बनाकर उसके अंदर इनको चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले प्रतिष्ठा सूचक वस्तु या वेबलेन प्रभाव क्या है, इसमें क्या है, जितनी कीमत अधिक होगी, ठीक है, जितनी कीमत, किसी वस्तु की कीमत जितनी अधिक होती जाएगी उतना ही अधिक उपभोग होगा, यानी कि ये लोगों के मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि कई अमीर लोग हैं, महंगी महंगी कारें या महंगे महंगे आभूषण खरीदते हैं, तो ये सब उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, मान सम्मान से जुड़ा होता है, तो ये क्या कहलाएगा, वेबलेन प्रभाव कहलाएगा। जैसे हीरे आभूषण वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे नंबर 2 बैंड प्रभाव। ये क्या है, ट्रेंड फॉलो करना, या बागड़ी भाषा में बोल देवा तो इसको करना। ठीक है, जो बागड़ी बंदे हैं वो तो ये समझ ही जाएंगे, इसको करना। ठीक है, इसमें देखो ट्रेंड फॉलो करना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई पड़ोसी है, वो कोई कार ले आया, ठीक है, या कोई महिला है, पड़ोसन है, वो कोई सूट लेके आई, तो जो दूसरी पड़ोसन है वो क्या कहेगी, मुझे तो उसके जैसा ही सूट चाहिए, वैसा ही चाहिए, यानी कि वैसी ही वस्तु चाहिए। या कोई बच्चा है, ठीक है, किसी बच्चे के पास कोई खिलौना देख लेता है, तो जो दूसरा बच्चा है वो भी उसी प्रकार के खिलौने की मांग करता है। ठीक है, तो वो क्या है, बैंड प्रभाव, ये कपड़े, जूते, खिलौने आदि में पाया जाता है। ट्रेंड फॉलो करना, ध्यान रखिए, बैंड प्रभाव। ठीक है, इसके बाद में बात करूंगा द्रव प्रभाव, या जिसे स्नोव इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, द्रव प्रभाव या स्नोव इफेक्ट, इसमें क्या है कि एक व्यक्ति की एक वस्तु के लिए मांग अन्य व्यक्तियों की खरीद में वृद्धि के अनुसार घटती है। देखिए, एक व्यक्ति की एक वस्तु के लिए मांग अन्य व्यक्तियों की खरीद में वृद्धि के अनुसार घटती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करते हैं अपने, कोई गरीब आदमी है, ठीक है, वो कोई वस्तुएं खरीद रहा है, ठीक है, तो जो जिस वस्तु को खरीद रहा है उसकी मांग क्या हो रही है, उसकी मांग बढ़ रही है। वहीं पर जो अमीर आदमी है वो उस वस्तु की मांग क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि वो फिर उसको अपने लेवल की वस्तु नहीं समझता, क्योंकि उसको गरीब लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, और अमीर लोग क्या करेंगे, उसकी मांग कर देंगे कम, धीरे धीरे कम कर देंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति की एक वस्तु के लिए मांग अन्य व्यक्तियों की खरीद में वृद्धि के अनुसार घटती है। ये हीरे, गहने, महंगी कार वगैरह आदि के अंदर पाया जाता है। गिफिन वस्तु को मैंने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और सट्टा, ये जब आगे अपने मुद्रा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको और विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें
आपको समझ में आई होंगी। मांग का नियम, व्युत्पत्ति, लागू होने के कारण मांग के नियम के अपवाद, यहाँ से प्रश्न आता है। एक यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि जो मांग व आय में धनात्मक संबंध होता है। देखिए यहाँ पर बात की है कीमत के संदर्भ, ठीक है, तो कीमत के संदर्भ में बात करूं तो इसमें होता है ऋणात्मक संबंध। कैसा? ऋणात्मक संबंध। लेकिन यहाँ पर बात करूं मैं आय के संदर्भ में तो धनात्मक संबंध होता है। यानी कि इसमें अगर अपने मांग वक्र की बात करूं तो इस प्रकार बनेगा, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे जो उपभोक्ता की मांग है उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ओके, इतनी चीजें के लिए अब हम बात करेंगे जो मांग मात्रा में परिवर्तन है, शिफ्ट है, समुच्चय है, विस्तार है, उसके बारे में बात करेंगे।